पता नहीं चलता, और इस वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। पहले तो हमको ये समझना है कि ये इनफर्टिलिटी होती क्या है। इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन यानी कि समझ में न आने के कारण गलत फहमियां बहुत फैली हुई है। पहले तो ये समझना है कि जो भी आप मतलब आप कंसीव करना चाहते हो, बच्चा कंसीव करना चाहते हो, तो 1 साल तक प्रयत्न करते रहने के बाद अगर ना हो तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दूसरा इस तरीके से भी है कि आप एक बार कंसीव कर लिया या फिर कंसीव करने के बाद मिस हो जाना, बार बार बच्चा मिस हो जाना, बार बार अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, तो ये भी इनफर्टिलिटी कहलाता है। अब कई बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि 2-3 महीने उन्होंने प्रयत्न किया हो और फिर कंसीव ना हो, तो वो ऐसा समझने लगते हैं कि अब उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आप 1 साल तक लगातार, जैसे कि आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हो, कोई भी गोलियां खा रहे हो, तो उसको बंद करने के 3 महीने के बाद से आपको वक्त गिनना है कि उसके 3 महीने और उसके बाद के 1 साल तक आप प्रयत्न करते रहे और फिर आपको कंसीव ना हो तो आप उसके लिए दवाई वगैरह करिए। बाकी तब तक आप खान पान, आपका व्यायाम, आपकी जीवन शैली ठीक करिए, तो उस हिसाब से धीरे 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 आपके शरीर में ऐसे चेंजेस आएंगे और आपका कंसीव हो जाएगा। अगर 1 साल के बाद कंसीव नहीं होता तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए और देखिए कि शरीर में क्या गड़बड़ी है जिस हिसाब से कंसीव नहीं होता। दोनों, जैसे फीमेल और मेल दोनों में प्रॉब्लम्स रहती है और दोनों की प्रॉब्लम्स की वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम महिलाओं में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में देखेंगे। पहली तो ज्यादातर देखने को मिलता है पीरियड इरेगुलर होना। जैसे हमने पिछले सत्र में बात की हुई थी कि पीसीओडी या पीसीओएस, अगर आपके शरीर में मतलब आपकी ओवरी में कहीं भी सिस्ट हो या आपके शरीर में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो, तो फिर आपको कंसीव करने में गड़बड़ी होगी, क्योंकि जो हॉर्मोन्स रहते हैं नॉर्मली मेंसेस लाने के लिए, पीरियड लाने के लिए, या फिर अंडे, जो हमारा अंडा होता है, फीमेल के अंदर जो ओवम होता है, उसकी एक निर्धारित साइज है। अगर उससे कम साइज में होगा तो फिर बच्चा नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा, या वो टाइम पर नहीं फूटता, तो पता नहीं चलता कि अंडा कब फूटा, तो आपको इनफर्टिलिटी की या आपको कंसीव नहीं होने के चांसेस रहते हैं। कई कई बार ऐसा होता है पीसीओडी में कि अंडे का जो माप होता है, उसका उसका जो हमको सही तरीके से साइज चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन वो जो फूटना चाहिए वो समय का मालूम नहीं होने के कारण वो पीरियड भी इरेगुलर होते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि उस वक्त आपको कंसीव कर, मतलब उस वक्त का पता ना होने के कारण राइट टाइम पर कंसीव नहीं होता। तो ये भी समझना जरूरी होता है। कई कई बार होता है कि पीरियड टाइम पर आते हैं लेकिन अंडे का जो साइज होना चाहिए वो ठीक से नहीं बनता, तो फिर कंसीव नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता ठीक तरीके से, इसलिए कंसीव नहीं होता। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन जो गर्भाशय में रहना चाहिए वो टिकता नहीं है, हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण मिस हो जाता है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसको ठीक करना पड़ेगा। साइकिल रेगुलर कीजिए, अंडे की साइज ठीक से होनी चाहिए, वो करना चाहिए। फिर आपको समझना चाहिए कि अंडा कब फूटता है। ज्यादातर नॉर्मल साइकिल किसी की 28 डेज की हो, 30 डेज की हो, या किसी की 32 डेज की हो, तो उसकी आधी साइकिल जब होती है तब अंडा फूटता है, या शरीर में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको जब अंडा फूटेगा उस वक्त। जैसे कि आपको बहुत सारा अंदर से अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग
होना, बहुत सारा शरीर में एनर्जी फील होना, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होना, वो ज्यादातर महसूस नहीं होता। आप अगर थर्मोमीटर से चेक करें तो आपको मालूम पड़ता है। जो हमारा योनि मार्ग से जो चिकना प्रवाही आता है, उसकी चिकनाई में आपको अलग देखने को मिलेगी, उसकी थिकनेस देखने को मिलेगी। उस हिसाब से पता चलता है कि अंडा फूटा। अंडा फूटने के 24 घंटे के अंदर अगर आपका कंसीव हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो बच्चा आपको रह जाएगा। लेकिन उस 24 घंटे तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो अंडा अपने आप मर जाता है। इसीलिए जो ओवल्यूशन का टाइम है वो आप दो तरीके से पता कर सकते हैं, या उसकी स्टडी आती है, आप गायनेक डॉक्टर के पास चले जाए तो वो आपको दिखाएंगे कि इस दिन आपका अंडा फूटेगा। दूसरा, आपके शरीर में आ रहे चेंजेस से आप पता कर पाएंगे। तो ये दो चीज है, पहले तो आप अंडे की साइज ठीक करें, फिर उसके बाद वो कब फूट रहा है उसकी आपको माहिती होनी चाहिए। दूसरा, थायराइड की प्रॉब्लम्स रहती है, जिनको जिनको थायराइड रहता है, दो तरीके का थायराइड ज्यादातर देखने को मिलता है, कि जिसमें वजन बहुत बढ़ जाता है, जिसको हाइपोथायराइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा है हाइपर थायराइडिज्म, मतलब जिसमें शरीर इतना पतला हो जाता है। तो दो तरीके के थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, तो भी कंसीव करने के लिए फर्टिलाइजेशन एग का नहीं होता और कंसेप्शन नहीं होता, मतलब बच्चा नहीं कंसीव हो सकता। दूसरा क्या होता है कि जो गर्भाशय रहता है, गर्भाशय की जो लेयर रहती है उसके अंदर सूजन हो या कोई तरीके का इन्फेक्शन हो, तो फिर वहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब ओवम मतलब स्त्री बीज और पुरुष बीज मिल तो जाते हैं, लेकिन वहां मिलने के बाद गर्भाशय में उसको वहां होना चाहिए, रहना चाहिए, वो रह नहीं पाते क्योंकि अंदर सूजन है या उसको इस तरीके का वातावरण नहीं मिलता। तो ये तकलीफ देखने को मिलती है। कई स्त्रियों में बहुत सारी दूसरी चीज, जैसे कि खाना पीना उनका तीखा होगा, ज्यादा खटाई ज्यादा खाएगी, या तला हुआ नाश्ता बहुत खाना है, ठीक से भोजन नहीं जाता, तो ऐसी स्त्रियों में भी अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलता, तो भी शरीर में ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। दूसरा, बहुत सारी स्त्रियां पतले होने के लिए क्रैश डाइटिंग करती जाती है और बहुत क्रूश हो जाती है। अगर आप देखेंगे इनका, तो उनको बोलते हैं कि माचिस की तिल्ली की जैसे दिखाई देती है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कंसीव होने के लिए, क्योंकि शरीर में जो फैट चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से जो 7 धातु अच्छी नरिश होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से 7 धातु बनी होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो इसी वजह से भी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारा वजन बढ़ा हुआ हो, मतलब खान पान ठीक से ना हो और बहुत सारा वजन हो, मतलब शरीर में आप देखेंगे तो फैट ही फैट दिखाई देगा, पूरा शरीर चर्बी से भरा अगर दिखाई दे, तो ऐसी भी अगर आपके शरीर में चर्बी ज्यादा होगी तो भी कंसीव नहीं होता, क्योंकि उसमें हार्मोन्स की गड़बड़ी फिर हो जाती है। तो ये भी रीजन होता है। कई कई स्त्रियों का जो हमारी जो फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारी ओवरी होती है, ओवरी से गर्भाशय के गर्भाशय को जोड़ते हुए एक नली होती है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो, इसमें क्या होता है, दो तरीके के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, कि कई कई बार दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है, कई कई बार एक ट्यूब ब्लॉक होती है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्त्री के शरीर में दो ओवरीज रहती है जो बारी बारी से अंडा उत्पन्न करती है। हर महीने बार एक अगर एक महीने में राइट ओवरी से हुआ तो दूसरे महीने में लेफ्ट ओवरी से होगा। तो अगर एक ट्यूब ब्लॉक होगी तो अगर शायद यहाँ से अंडा ना आ पाए तो दूसरी तरफ से अंडा आ जाता है और हो जाता है। लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कब आपकी कौन सी ओवरी कब अंडा छोड़ेगी, कब वहां से अंडा फूटेगा। तो ये भी एक
देखने की चीज होती है, लेकिन अगर आप धीरज रखेंगे तो वो स्टडी कराने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज से अगर करेंगे तो वो एक साइकिल के हिसाब से सेट कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हो, कई कई बार ऐसा होता है कि उसमें गांठें हो जाती है, उसकी वजह से भी ब्लॉक हो जाती है, या फिर जन्मजात उसको ब्लॉकेज देखने को मिलता है। अब जन्मजात जो ब्लॉकेज होता है उसमें शस्त्रक्रिया करवानी पड़ती है, लेकिन जन्मजात हो जिसका कोई नहीं हो सकता। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि कई ट्यूब जो होती है वो पार्शियल ब्लॉक होती है, या फिर कुछ गांठें ऐसी रहती है जो कुछ दवाइयों से गलाकर वो ठीक हो जाती है। कई केसों में इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। तो जो ओवरियन जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है वो अगर ब्लॉक होगी तो भी आपका बच्चा, अब आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, बच्चा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी अलग 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 प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे। दूसरा, ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाइयां कर ली, बहुत सारी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पिल ले ली शुरुआती दिनों में, जब छोटी एज होती है तो हम मासिक टाइम जो डेट पर आने वाला होता है तो कुछ अच्छा वाला प्रसंग होता है या कुछ व्रत वगैरह होता है, तो मैंने खासकर स्त्रियों में ये चीज देखी है कि वो क्या करते हैं कि वो पील लेते हैं जिससे 4-5 दिन उनका पीरियड आगे बढ़ जाए, डेट आगे बढ़ जाए। तो उस वजह से क्या होता है, हॉर्मोन्स में अंदर गड़बड़ी आती है, और फिर बाद में जब उनको कंसीव करना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। शुरुआती दिनों में अगर ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली आपने, गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा खाई है, तो भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स की जो गड़बड़ी हुई है, जो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से शरीर में जो हो रहा था, उस चीज को आपने गड़बड़ कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो उस डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको खाना पीना, कसरत वगैरह या दवाइयों का सहारा लेकर उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि सारे रिपोर्ट करवा लेते हैं, सारे रिपोर्ट करवा लिए लेकिन कुछ नहीं दिखता है, फिर भी कंसीव नहीं होता। तो ऐसी स्त्रियों में शरीर की गर्मी ज्यादा देखने को मिली है। मेरे पास जितनी भी स्त्रियां आती है उसमें से आधी स्त्रियों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि शरीर की गर्मी बहुत बड़ी हुई होती है, पित्त बहुत बड़ा हुआ होता है। तो शरीर में इतनी गर्मी है कि उनका कंसीव नहीं होता, और हो जाता है तो इजी से मिस हो जाता है। तो उनको शरीर की जो बढ़ी हुई गर्मी है उनको पहले ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक हो जाएगी तो धीरे 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 वो कंसीव हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दवाइयाँ या कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत सारी ऐसी फैक्टर है। दूसरा, कई स्त्रियों में प्री अर्ली मेनोपॉज देखने को मिलता है, मतलब जल्दी उसकी जैसे 40 के बाद जो मेनोपॉज देखने को मिलता है वो पहले से देखने को मिलता है। 32 या 35 की एज में मेनोपॉज आ जाता है, तो तब कंसीव करने का वो ट्राई करेंगे तो वो कंसीव नहीं होता। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि आपके शरीर में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि बांझपन देखने को मिलता है। अब ये जो चीज है उसको आपको पहले समझना जरूरी है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। अगर आपके पीरियड नॉर्मल नहीं है, ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल किसको बोलते हैं। हर किसी की एक अलग साइकिल होती है, जैसे कि किसी की 28 डेज की होती है, किसी की 26 दिनों की होती है, किसी की 30 दिन या 32 दिन की साइकिल रहती है। लेकिन अगर ये साइकिल बचपन से लेकर लंबे समय तक ये नॉर्मल, ये मेंटेन रहे तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन जब 1 महीना हो जाए पीरियड का, फिर दूसरा महीना भी चढ़ जाए, तीसरा महीना हो जाए, फिर भी पीरियड ना आए और आपको गोलियां लेनी पड़े पीरियड के लिए, तो समझिए कि आपके शरीर में गड़बड़ी है। तो पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि आपका मासिक ठीक से आना चाहिए, मासिक ठीक से आना चाहिए, और अंडा अच्छे साइज में बनना चाहिए। ज्यादातर लोग एलोपैथी के सहारे जब जाते हैं
तो उनको यही चीज देते हैं कि उनका अंडा अच्छा तरीके से बने, और आई या आईवीएफ करवाते हैं, जो उनका भी कहना है कि इतना आप करवाए, देखेंगे आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, तभी सक्सेस होगा कि नहीं। और खर्चा भी बहुत होता है, और शरीर में इतनी सारी दवाइयां वगैरह जाती है, और इतने कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई केस ऐसे होते हैं कि जिसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसमें करना ना करना वो बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ शुरुआती, जैसे मैंने बोला कि शरीर में गर्मी ज्यादा हो, डॉक्टर्स मानते नहीं है कि शरीर में गर्मी जैसा कुछ हो, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि शरीर की गर्मी अगर ठीक करी जाए तो ऑटोमेटिकली कंसीव हो जाता है, और 9 महीने के बाद बच्चा स्वस्थ तरीके से देखने को मिलता है। तो ऐसी छोटी चीजें होती है, लेकिन अगर ठीक तरीके से उसका निदान करके उसकी ट्रीटमेंट करी जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मेनली स्त्रियों का अभी एक इनएक्टिव पीरियड चल रहा है। पहले स्त्रियां बहुत श्रम करती थी, और उनका जितना भी काम होता था वो उनका नाभि के नीचे के अंग मजबूत हो वैसे काम होता था। कोई भी कार्य घर का देख लीजिए तो उसमें वही कार्य रहता था। लेकिन अभी बहुत सारी सुख सुविधा आ गई है, तो चक्की वगैरह जैसे है, फिर सिल बट्टा, वो सारा चीज चली गई है। मिक्सचर आ गए हैं, प्लेटफॉर्म, खड़े प्लेटफॉर्म आ गए, बैठकर रसोई करना वो चला गया है, झाड़ू पोछा करना चला गया, बर्तन सब वो धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। तो उनका जो व्यायाम होना चाहिए ठीक तरीके से वो नहीं होता। तो ये भी कारण है कि वहां के अंग जो होते हैं वो शिथिल होते जा रहे हैं, वहां के जो मसल्स होते हैं वो ढीले होते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, सफेद पानी जिसको बोलते हैं, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये जिनको इन्फेक्शन ज्यादा हो, वजाइना में इन्फेक्शन हो ज्यादा हो, तो सफेद पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपके शरीर में व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने लगे तो फिर आपको कंसीव होने में दिक्कत रहेगी। सफेद पानी का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर स्त्रियां मेल डॉक्टर के पास जाती है तो इसके बारे में खुल के बात नहीं करती। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सफेद पानी और एक नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो दोनों चीज अलग है। जैसे कि हमारे योनि मार्ग से एक प्रवाही निकलता है जो वहां के जो मार्ग है उसका रक्षण करता है। वो पूरे महीने की हार्मोन की जैसे साइकिल होती है, इस तरीके से उसके डिस्चार्ज में, उसकी चिकनाई में, उसके कलर में डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कम मात्रा में चिकना पदार्थ निकलता है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं है, आपको इरिटेशन नहीं है, खुजली नहीं है, जलन नहीं है, तो समझिए कि वो नॉर्मल है। लेकिन उसके साथ खुजली है, बहुत सारा इतना पानी है कि जहां पर आपको पेड़ का यूज करना पड़े, आपको कपड़ा रखना पड़े, आपको बहुत इरिटेशन हो, आपको कुछ अच्छा ना लगे, गुस्सा वगैरह आए, वहां पर छोटी 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 फूंसियां हो जाए, बदबू आए, ऐसा स्राव आए, तो फिर वो इन्फेक्शन है। ये दोनों चीजें समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता तो खासकर छोटी बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उनको पता नहीं चलता कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और वो इस चीज को लेके बहुत सारा स्ट्रेस लेती है। स्ट्रेस फैक्टर भी जो है वो भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करेगी, और बेबी कंसीव के लिए भी वो अवरोध करेगी। कि ज्यादातर जो स्ट्रेस आप लेंगे तो आपका शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो भी इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा शरीर में आएंगे तो वो ठीक तरीके से शरीर को कार्य नहीं करने देंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी के कारण है। अब खान पान ठीक करना है, फिर व्यायाम करना है, फिर हमारे विचार अच्छे करने हैं, और साथ में दवाइयां लेनी है। तो खान पान में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सामान्य नियम यही है कि घर का बना ताजा खाए। जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी, खिचड़ी वगैरह जो भी हम वर्षों से खाते आ रहे हैं वही खाना है। खाने में घी का उपयोग ज्यादा करें।
खासकर गाय का देसी घी अगर आपको मिल जाता है तो उसका उपयोग करें खाने में। ज्यादातर स्त्रियों को घी पसंद ही नहीं होता। उनको जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो आप ये एक करी ऐसा कर सकते हैं कि खाने के साथ मिलाकर उसको खाएं। कच्चा नहीं खाना है। जैसे आपने दाल और चावल ले लिए तो उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच घी डाल के हिला के उसको खा जाना है, या रोटी पे लगाकर खाइए, या खिचड़ी वगैरह में इस तरीके से घी का उपयोग करिए। केला जो आता है, केला बहुत अच्छा है, शरीर के अंदर जो हार्मोनल की गड़बड़ी है वो भी अच्छी करेगा। साथ में कंसीव करने के लिए अमुक कुछ तत्व चाहिए शरीर को, तो वो केले में से उसमें मिल जाते हैं। तो केला बहुत अच्छा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। दूसरी चीज है सिंगाड़ा। पता नहीं, हिंदी में शायद सिंगाड़ा ही इसको को कहते हैं। पानी में होता है, त्रिकोण आकार का, हरा रंग का होता है। फिर उसको बॉइल करते हैं, बाफ लेते हैं तो काला हो जाता है, और उसको काटेंगे तो सफेद कलर का अंदर से निकलता है। एक फल है, और ज्यादातर फलाहार में या फिर जिसको उपवास रहता है तो उसका लोट यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं कि सिंगाड़े का आटा की पूरी बनाना, या सिंगाड़े का आटा का हलवा बनाना। ये जो होता है सिंगाड़ा, वो बहुत ही अच्छा है जिनको कंसीव करना है उनके लिए। ये सिंगाड़ा आप दो तरीके से ले सकते हैं कि आप अगर लेना चाहे तो वो फल के बाद ही, मतलब कच्चा ही आपको होता है, उसको बॉईल करने के बाद वो जो काला हो जाता है उसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर उसका सूखा आपको गांधी के दुकान से मिल जाता है, सूखा सिंगाड़ा। हमारे यहाँ श्रीमंत जो होता है, 7 महीने के बाद जो श्रीमंत जो गर्भवती नारी होती है उसका श्रीमंत भरते हैं, तो उसमें वो सिंगाड़ा डालते हैं। आपके यहाँ कुछ ऐसी परंपरा रहेगी जहाँ सिंगाड़ा यूज होता है, तो वो सूखा सिंगाड़ा आता है। तो हो सके तो उसको लाकर, उसको तोड़कर और आटा बना लीजिए, और उस आटे का आप थोड़ा थोड़ा करके सुबह या दोपहर में खाने के साथ, इतना इतना सा, क्योंकि घी जाएगा और घुट जाएगा तो स्त्रियों को चटपटा ज्यादा अच्छा लगता है, जो मीठा पदार्थ है वो थोड़ा कम खाता है। तो आप खाने के साथ उसको सिंघाड़े का हलवा बना कर लीजिए, या सिंघाड़े के आटे की सुखड़ी, हमारे यहाँ सुखड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ शायद कुछ बोले, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। लेकिन क्या करें कि सिंघाड़े के छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं, गुड़ मिलाकर, गुड़ घी मिलाकर छोटे लड्डू बना दीजिए, या फिर हर रोज उसका हलवा बनाकर खाने में लीजिए। ये बहुत, आप अगर देखेंगे तो सिंघाड़ा जो है वो आप बहुत मतलब ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए वरदान रूप सिंघाड़ा है। दूसरा, खाने के लिए जो मखाना आता है, अभी तो मखाना बहुत पॉपुलर हो गया है सुपर फूड के जैसे, लेकिन खासकर जो बिहार प्रदेश है वहां पर ये मखाना ज्यादा देखने को मिलता है। जो कमल होता है उसके बीज में से पॉपकॉर्न जैसा बनता है मखाना। तो ये मखाना जो होता है वो गर्भाशय के रोगों को बहुत ठीक करने के लिए बहुत अच्छा भोजन माना जाता है। तो आप खाने में 1 कटोरी जितना मखाना, या मखाना मिला के, ड्राई फ्रूट्स मिला के लाडू बना दीजिए। जैसे मुरमुरे होते हैं उस तरीके से मखाने को थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के उसको अच्छा सा बना दीजिए, वो भी शाम को नाश्ते में ले सकते हैं। या उसका पाउडर बना के उसका भी हलवा बना के आप ले सकते हैं। तो मखाने का उपयोग करिए, तो ये बहुत अच्छा है खाने के लिए। दूसरी एक चीज है पंचामृत। पंचामृत सभी जानते हैं, हम लोग पूजा में यूज करते हैं, पूजा में हम प्रसाद के तरीके से यूज करते हैं। तो वो जो पंचामृत है वो स्त्री स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम अमृत है। वो जो पांचों चीजें जो होती है, वो शरीर में जितनी भी हार्मोनल गड़बड़ीज होती है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी, जैसे सारी चीजें हम रिपोर्ट से ना देख पाए लेकिन हमको पता है कि हमारे पीरियड इरेगुलर है, तो पंचामृत केसर वाला रेगुलर अगर ले, आधी कटोरी से लेकर 1 कटोरी तक आप सुबह उठकर खाली पेट उसको पीना शुरू कर दीजिए।
फिर देखेंगे कि धीरे 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 आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पंचामृत बहुत ही उत्तम औषधि है हार्मोन्स की गड़बड़ी के लिए, या जिसको कंसीव करना है, जिसको बच्चा लाना है, उनके लिए उत्तम चीज है कि उसको पूरी जिंदगी अगर लेंगे तो वो अमृत तुल्य है, इसीलिए उसको पंचामृत बोलते हैं। तो उसका उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी ऐसी चीज है कि श्रीफल जिसको बोलते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो नारियल होता है वो हर पवित्र कार्य में हम यूज करते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए ये वरदान रूप औषध है। जैसे खाने की औषधि है, खाने की चीज है लेकिन औषधि के बाद भी है। जितना हो सके उतना अगर हम नारियल का उपयोग करेंगे तो वो बहुत ही हेल्प करता है कंसीव जिनको करना है उनके लिए, और कंसीव हो जाने के बाद भी नारियल इतना हेल्प करेगा कि अगर बच्चा भी आपका आपका 9 महीने के बाद जब बच्चा आता है तो उसके बाद जो आपका फीडिंग कम आता हो, तो नारियल ऐसी चीज है कि नेचुरली आपका फीडिंग बढ़ाएगा। तो बच्चों को ऊपर से जो पाउडर देते हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ का दूध ही इतना अच्छा तरीके से आएगा। हो सके उतना नारियल का यूज करिए। नारियल का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका वो सूखा नारियल होता है तो उसका बुरादा बनाकर कोई भी चीज में डाल दे, या फिर जो नारियल होता है उसकी चटनी बना दे। हर रोज थोड़ी थोड़ी खाने में चटनी का उपयोग करें। ऐसे ही गुड़ के साथ नारियल चबा चबा कर खा सकते हैं। नारियल का पानी पिए, कई लोगों को उसकी मलाई बहुत अच्छी लगती है तो वो भी आप खाएं। किसी भी तरीके से आप नारियल का भोजन में उपयोग करें। कुछ चीजें ऐसी होती है कि औषधि की जरूरत आपको कई स्तर पर रहती है, कई स्तर पर नहीं रहती। तो ऐसी अगर भोजन में थोड़ी बहुत चेंजेस अगर लाएंगे तो ज्यादा औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से नारियल को कहीं भी आप यूज करिए। हमारा जो भोजन की परंपरा है उसमें कहीं भी कहीं अच्छी अच्छी चीजें अगर आप डालेंगे तो ये सारा कॉम्बिनेशन आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, योग करिए। जितना हो सके उतना योग या सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सारी चीजें जो होगी वो शरीर के जो गड़बड़ी होगी, हॉर्मोन्स की गड़बड़ी या कहीं भी शरीर में, जैसे कि मैंने बोला कि शरीर में गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है, तो जैसे शीतली और शीतकारी प्राणायाम है वो शरीर की गर्मी कम करता है। तो ये प्राणायाम आप साथ में कीजिए। कपालभाति का ज्यादा प्रयोग ना करिए, आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो योग की सारी क्रियाएं हैं हो सके तो एक बार कोई योग प्रशिक्षक हो कोई आपके पास, उनके पास से ठीक तरीके से सीख ले। क्योंकि कपालभाति में सांस लेना छोड़ना ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, और फिर क्या होता है कि आपके जो गर्भाशय के जो स्नायु पर जो अच्छी तरीके से उसका वर्क होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए जब भी कपालभाति या भस्त्रिका करे तो कोई योग प्रशिक्षक के पास चले जाए, सीख ले अच्छी तरीके से और फिर करे। तो इस तरीके से आप उपयोग करिए। मैं हर बार कहती हूँ कि सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर में जितने भी हमारे चक्र है उसको, वो चक्र हमारे हर एक जिसको बोलते हैं ग्लैंड, हमारी जो एंडोक्राइनल ग्लैंड है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो वो चक्र और उसके साथ रही ग्रंथियां वो अच्छी तरीके से काम करेगी, और फिर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो ठीक कर देगी। कई चीजें ऐसी होती है कि जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्रियाएं ही हम करते जाए इस तरीके की तो वो अपने आप से शरीर ठीक कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर ठीक नहीं कर पाता, वहां पर ही औषधि की जरूरत रहती है। तो आप इस तरीके से करते जाइए। हो सके उतना नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच छोड़ते। आसपास में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नकारात्मक सोच देंगे, उससे थोड़ी दूरी बनाते जाए। इतना पॉजिटिव हो, कोई भी चीज को अच्छी तरीके से समझे, देखे, मन में अच्छे विचार लाकर जितना पॉजिटिव होगे उतना कंसीव करने में बहुत मदद मिलेगी। आप दवाइयां लेंगे, सारी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आपके विचार
नकारात्मक ही रहेंगे, आप सोचते ही रहेंगे, कुछ बुरा सोचते रहेंगे, तो शरीर में इतनी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होती है और हमारे विचार से हमारे जो हॉर्मोन्स है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो हो सके उतना अच्छे विचार लाएंगे तो अच्छे हॉर्मोन्स का स्राव होगा और वो आपको हेल्प करेगा कंसीव करने के लिए। और कंसीव हो जाए तो बच्चा सही सलामत तरीके से 9 महीने तक रहे पेट में, इस तरीके के मदद करेंगे। तो ये कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन कौन सी औषधियां कब प्रयोग करनी चाहिए वो हर किसी की जो भी प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन औषधियां हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो शायद आपने सुना होगा कि शिवलिंगी आती है। शिवलिंगी करके एक बेल होती है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो शिवलिंग के आकार के होते हैं। अगर आप उसको तोड़ के देखेंगे तो जैसे छोटा सा शिवलिंग हो ऐसा आपको दिखाई देगा, तो वो शिवलिंग के बीज होते हैं और वो इसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। आप उसका बीज ऐसे ही निकल जा सकते हैं या फिर उसका पाउडर बना के उसको ले सकते हैं। तो शिवलिंगी के बीज हो सकते हैं। इसी तरीके के पुत्र जीवक करके वनस्पति है जिसको जिया पोता भी बोलते हैं। पुत्र जीवक नाम ऐसा है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेल चाइल्ड लाने के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये गर्भ स्थापन के लिए, यानी कि हमको कंसीव करना है और कंसीव करने के बाद हमारा जो यूट्रस होता है उसमें अच्छी तरीके से बच्चा रहे, उसका पोषण हो, 9 महीने तक बच्चा अच्छी तरीके से रहे, तो उसके लिए जो औषधियां होती है उसका विकास करने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसमें से ही ये औषधि है पुत्र जीवक। ये दोनों आप ले सकते हैं। उसका पाउडर बना के आप यूज कर सकते हैं और या तो फिर आप बीज को निगल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये औषधियां यूज कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही मैं ज्यादातर यूज करती हूँ वो फल घृत है। एक घी आता है, घी वैसे भी जो जिनको संतान प्राप्ति चाहिए उनके लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है शास्त्र में। और इसके साथ बहुत सारी जड़ी बूटियां डालकर बनाया जाता है फलद्रित। फलद्रित जो होता है वो बहुत ही अच्छी दवाइयां है। आप रेगुलरली फलग्रित यूज करेंगे तो वो कंसीव करने में बहुत मदद करती है। लेकिन यही फिर से चीज आएगी कि महिलाओं को वो जो घी है वो ठीक नहीं लगता, तो कई लोगों का यही होता है कि ये खाया नहीं जाता। तो आप क्या करें, जो फल घृत रहता है उसको आप जो भी खाना खाए, जैसे दाल चावल खाया उसमें डाल दिया या रोटी पे लगा कर फिर खा लिया, इस तरीके से आप फल घृत का यूज कर सकते हैं। तो फल घृत में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपके शरीर के लिए कंसीव करने के लिए मदद करेगी। दूसरी एक औषधि है, शायद आपने नाम भी सुना होगा उसका, वो है अपामार्ग। मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक चिरचिटा के ऐसा करके कुछ नाम है इसका। अपामार्ग हमारे यहाँ अंगेड़ो जिसको गुजराती में बोलते हैं, आई थिंक चिरचिटा उसका नाम है हिंदी में। चिरचिटा, वो जो, चिरचिटा। हाँ जी चिरचिटा, वो बहुत मदद करता है इसमें। लेकिन उसकी जो मात्रा रहती है वो किसी की पाचन क्षमता के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार देखने की चीज है। उसका क्या करे, जो पौधा उसका आता है उसमें उसके पान हो या बाकी का उसका जो डंडिया होती है, उसका मूल है, उसको अच्छी तरीके से कूट ले और फिर कूट के उसका उकाला बना दे, काढ़ा बना दे, और वो काढ़ा आप पिए तो वो बहुत हेल्प करता है इसका धीरे 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 कंसीव करने के लिए। कुछ स्त्रियों में वायु बढ़ा हुआ हो तो वायु की दुस्ती देखने को मिलती है, तो इसी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पा रही। शरीर में बहुत सारे दर्द रहते हैं, पीरियड के वक्त बहुत सारे दर्द वगैरह रहते हैं, तो दशमूल इसमें बहुत मदद करता है। जो दशमूल काढ़ा भी आता है और दशमूला रिस्ट करके एक औषध भी आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप
जाके कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हो तो वहां से आपको दशमूलारिस्ट भी मिल जाता है और दशमूल काढ़ा भी मिल जाता है। तो उसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। या दशमूलारिस्ट हो तो वो आप कोई भी आपके पास में कोई डॉक्टर हो वैद्य के, उनको एक बार बता दीजिए कि कितनी मात्रा में लेना है। तो आपके हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से एक बार आपको दिखा देंगे, तो आप वो दशमूल यूज कीजिए। दशमूल बहुत ही अच्छा है। स्त्रियों के बहुत सारे, जैसे नाभि के नीचे के जितने भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए भी दशमूल बहुत अच्छा है। दूसरा एक अशोक। ज्यादातर हम लोग जो आस्था उपालक होते हैं उसको ही अशोक मानते हैं, लेकिन अशोक एक अलग ही वृक्ष है। स्त्रियों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है वो अशोक। यानी कि जब अशोक वाटिका में सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी वही अशोक। ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक वृक्ष है उसके नीचे अगर बैठा जाए, कोई स्त्री अगर बैठ जाए, तो उसके सारे गर्भाशय के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, इतना उसका प्रभाव है। लेकिन अभी अशोक का जो मिलावट रहती है वो बहुत देखने को मिलती है, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते अशोक के। तो आप अशोक, आपके पास कोई पंसारी की दुकान हो वहां से आपको अशोक छाल मिल जाएगी, या फिर आप अशोकाधिष्ट करके औषध आता है वो भी ले सकते हैं। तो वो गर्भाशय की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर जैसे अच्छी तरीके से बीज न बन पाना, बीज का जो फूटने का टाइम है उसमें गड़बड़ी होना, या पीरियड इरेगुलर होना, इसमें बहुत सारा ये मदद करता है। पीरियड जब इरेगुलर होते हैं तो उसमें कुमारी आसव भी बहुत मदद करता है। जो कुमारी आसव है उसमें मेन द्रव्य जो है वो घी कुंवर यानी कि एलोवेरा रहता है। एलोवेरा स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम टॉनिक है। ज्यादातर स्त्रियों में एनीमिया हो या लीवर कमजोर हो, ठीक तरीके से लीवर का काम ना हो पा रहे, तो उसमें कुमारी आसव बहुत मदद करता है। तो कुमारी आसव और दशमूल, या कुमारी आसव और अशोकारिष्ट, इन इस तरीके से मेल करके अगर आप ले तो वो भी बहुत मदद रूप होता है इसमें। तो ऐसे बहुत सारी औषधियां है। एक पीला बांसा करके औषधि आती है, वो पीला बांसा की, जिसको पित्त बांसा भी बोलते हैं, वो पित्त बांसा का अगर उपयोग करा जाए, जिसका मतलब क्षीर पाक बनाया जाए उसका, तो वो बहुत मदद रूप रहता है। पीत बांसा का उकाला भी आप ले सकते हैं। पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगा पित्त बांसा, तो वो लाकर उसका उकाला बना दीजिए और फिर उसका उकाला हर रोज पिए, तो वो भी आपको मदद करेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी जड़ी बूटी है। लोद्र है, लोद्र की छाल रहती है, वो भी स्त्रियों के लिए उत्तम है। मतलब स्त्रियों के लिए बहुत सारे औषध है, लेकिन कौन कौन सी तकलीफ है उस हिसाब से औषध चुनने। जैसे कि कई को बहुत सारी ब्लीडिंग की इश्यू होती है, बहुत सारा ब्लीडिंग आता हो, तो निरंजन फल करके एक फल आता है, वो अगर ले लिया जाए, रात को उसको भिगो देना है, फिर सुबह वो देखेंगे तो फूल जाएगा। तो वो निरंजन फल, उसको मसल के फिर वो पानी पी जाना है। ये निरंजन फल बहुत सारा मासिक आए उसमें बहुत मदद रूप होता है, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। किसी को बहुत सारा दर्द वगैरह रहता हो, तो जैसे सूंठ और सौंठ जिसको बोलते हैं, गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़े से सौंठ डालनी है, थोड़ा सा एरंडी का तेल डाल दीजिए 1 चम्मच जितना, फिर हलाकर उसको पी जाइए सोने से पहले। इस तरीके से आप जब पीरियड आते हो उसके 1 हफ्ते पहले से करने लगेंगे तो पीरियड ठीक आने लगेंगे। उसका कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होगा, सूजन वगैरह होगी, वो ठीक हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें होती है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उस वजह से भी अच्छी तरीके से उनके आयुर्वेद में जैसा बोलते हैं कि अपान वायु की दूषित होने के कारण भी अच्छी तरीके से जो कंसीव होना चाहिए वो नहीं होता। तो पेट साफ होगा आपका, कब्जी कम हो जाएगी और अपान वायु की दूषित ठीक हो जाएगी, तो फिर आपका कंसीव होने में वो मदद रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखते देखते औषध का उपयोग कर सकते हैं। तो औषध इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। लेकिन जो अशोकारिष्ट मैंने बोला और कुमारी आसव है, दशमूल
दशमूलारी से। ये ऐसी चीज है कि आप अपनी कोई भी औषधि हो उसके साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब कई जगह पर ऐसा होता है कि बहुत सारी औषधियों की जरूरत ही नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती है जो हम नहीं समझ पा रहे, जैसे कि अंडा कब फूटता है वो हमको मालूम नहीं होता, तब हम ट्राई नहीं करते कंसीव करने के लिए, और कोई टाइम के समय ट्राई करते हैं तो फिर कंसीव नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो फिर ये जो बार बार डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपका इजीली कंसीव हो जाता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपकी गड़बड़ी कहाँ हो रही है। इतने समय से आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा, तो क्या रीजन है। अगर आपने अच्छी तरीके से उसका कारण ढूंढ लिया तो फिर आसानी से वो कंसीव होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आपके आसपास में कोई आयुर्वेद डॉक्टर हो, उनसे एक बार मिल लीजिए। कई केसों में आईवीएफ या आईयूआई की जरूरत ही नहीं रहती, बहुत सामान्य दवा से, जैसे मैंने बोला कि शिवलिंगी और पुत्र जीवक ऐसी चीजों से ठीक हो जाता है, या फिर खान पान से ही कई बार ठीक हो जाता है। कई बार छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको ठीक कर दे अगर, तो वो हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी में दोनों को ठीक तरीके से देखना पड़ता है, स्त्री और पुरुष दोनों में क्या कहीं पर गड़बड़ी आ रही है, अगर वो ठीक तरीके से समझ पाए तो इजीली आप ठीक कर सकते हैं। तो ये आज की जो बात थी इनफर्टिलिटी के लिए। अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको समन्वित किया, पूरी बात को, जो बात चाहिए थी अ, हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से वो आपने इसमें समावेश किया। बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। सभी की जी तरफ से। धन्यवाद। अ, भाइयों बहनों, मुख्य रूप से बहनों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी समस्या हो आप अपना हैंड रेस करें, वो पूछ सकते हैं। और जो बहनों की समस्या है वो भाई भी पूछ सकते हैं। कुछ आपको इसमें दुविधा या कुछ समस्या कहीं महसूस हुई हो, क्योंकि ये बहुत ही विकट समस्या है आज के समाज की। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। पूछिए भाई, बहनों भाई जी। हाँ जी, जानकी जी पूछिए, अनम्यूट करिए और पूछिए। हाँ दीदी। हाँ जी, नमस्ते जानकी जी, बोलिए। नमस्ते दीदी। दीदी मेरी बिटिया है 19 साल जी की। जी। उसको पीरियड 10th में आना शुरू हुआ, लेकिन इनरेगुलर आता है, तो उसका सोनोग्राफी करवाए तो उसके यूट्रस में गांठ है बोले। अच्छा, यूट्रस में गांठ है। जी। अच्छा, एक है या बहुत सारी है? कि जानकी जी। जैसा था वैसा ही था। हाँ। जी, आपकी आवाज बीच हेलो में कट गई, मुझे सुना ही नहीं दिया, फिर से रिपीट करेंगे आप? दीदी, उसको सोनोग्राफी 3-4 बार करवा चुके हैं, यानी कि 2-3 साल में। तो हाँ हाँ हाँ। उसका गांठ अभी बढ़ा नहीं है, और बोलते हैं बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उसकी कोई दवाई वगैरह की है आपने? उसको एलोपैथी में दिखाई थी दीदी ने। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि गांठ के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, कांचनार गूगल वगैरह रहता है जो उसमें मदद करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके आसपास में कोई आयुर्वेद डॉक्टर हो तो उनसे दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, गांठ कितनी है वो देखनी पड़ेगी, और साथ में उनकी प्रकृति वगैरह क्या है, अभी उनकी स्थिति क्या है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन औषध अगर लेंगे इसके साथ तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। दूसरा, अगर आपको मालूम हो तो कांचना करके एक वृक्ष आता है, अभी इसके बहुत अच्छे फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो वो फूल अगर आपको मिल जाए, पर्पल कलर के फूल हो गए, तो फूल अगर आपको मिल जाए तो उसका गुलकंद बना दीजिए। जैसे कि हम जैसे गुलाब का गुलकंद बनाते हैं शक्कर मिला के, इसी तरीके से
इसके फूलों का गुलकंद बना दीजिए और उसके गुलकंद साथ में लीजिए। कोई भी आयुर्वेद दवाई आपकी चल रही हो उसके साथ इसका प्रयोग करिए, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और अभी आयु बहुत कम है तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, इतना कोई डरने वाली चीज नहीं है, हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से आयुर्वेद इसकी ट्रीटमेंट करवाइए। जी दीदी। जी आगे किसी और का प्रश्न है तो वो पूछिए। विद्याधर जी पूछिए। दीदी जी नमस्ते। दीदी नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। दीदी, जो आप हाँ हाँ हाँ, जो अंडे कब, इसके बारे में वो एक बार बोल दीजिए। अंडे ओवुलेशन। क्या सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है भाई। नहीं नहीं, जो अंडे, अंडा अंडा हाँ हाँ, ओवुलेशन, अंडा। हाँ उसके बारे में एक बार बता दीजिए। हाँ अच्छा, अंडे के बारे में एक जो ओवल्यूशन होता है, हर किसी की साइकिल, जैसे मैंने हाँ बोली, किसी की 28 डेज की है, किसी की 30 डेज की है, तो उस हिसाब से अंडा जब फूटता है उसका साइकिल का जो आधा करो, जैसे कि हम बोले कि 30 दिन की साइकिल हो तो 15 दिन के आसपास अंडा फूटने की प्रक्रिया होगी। एग्जैक्ट टाइम हम ये नहीं बता सकेंगे क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं साइकिल का। तो क्या कर सकते हैं कि वो उसके आसपास के 2-3 दिन, जैसे 4 से 5 दिन, ज्यादातर हम लेंगे तो 11 से लेके 16 दिन तक का हम एक एवरेज निकालते हैं कि उस वक्त ऐसा होता है कि अंडा फूटता है। जिसकी नॉर्मल रेगुलर साइकिल है, जिसका पीरियड इरेगुलर है, उसका उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि अंडा कब फूटेगा। तो उसका एक पूरा ओवल्यूशन स्टडी करवाना पड़ता है, वो गायनेक डॉक्टर पूरा देखेंगे कि कब आपका अंडा फूटता है। लेकिन जिनका नॉर्मल होता है उसका हम इस तरीके से जजमेंट कर सकते हैं उसका कि 11 से 15 दिन के बीच में या 16 दिन के बीच में अंडा फूटने की प्रक्रिया होगी। उस वक्त शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनको पता चल जाएगा कि आपके जो पेड़ू का भाग रहता है उसमें आपको थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा एक तरफ से, जैसे कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में जहां से भी अंडा फूटता है वहां पर एक छोटा सा, जैसे क्या बोलते हैं, पीन चुभाने वाला जैसा दर्द, वो छोटा छोटा दर्द आपको महसूस होगा। साथ में आपका शरीर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो आपको वो टेम्परेचर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। दूसरा, जो वजाइना का जो डिस्चार्ज होता है वो अलग तरीके से बहुत ज्यादा होगा, उसमें चिकनाई कम होगी, उसमें जो उसमें स्मेल आनी चाहिए वो डिफरेंट हो जाएगी। और आपके शरीर में बहुत सारे उत्साह, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत सारा एनर्जी फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा। उस दिन आपको अपने को ही ऐसा लगेगा कि आप रूटीन से कुछ अलग आपको महसूस होता है। आपका चेहरे की जो आप चेहरा देखेंगे तो चेहरे में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा शाइनी वगैरह, ग्लो वगैरह देखने को मिलता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जब ओवल्यूशन होता है। लेकिन वो छोटी छोटी डिटेल है जो आपको समझनी पड़ेगी। आप 3-4 साइकिल तक अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि आपके शरीर में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका ओवल्यूशन टाइम आ गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ओवल्यूशन का। जी भैया, समझ में आया कि दीदी, और हार्मोन हार्मोन, हाँ 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 दीदी, हार्मोन को बैलेंस कैसे करेंगे? जी, क्या हार्मोन हार्मोन को बैलेंस कैसे करा जाएगा? हार्मोन का? जो पहला रीजन, बहुत बड़ा रीजन होता है हार्मोन बैलेंस, हाँ हार्मोन हाँ इम्बैलेंस, हार्मोन हार्मोन हाँ हाँ, इनबैलेंस। भैया ये हार्मोन को बैलेंस मुझे कैसे करा जा सकता? हाँ हाँ दीदी दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं शायद, ये हो चुका है शायद सत्र में, है ना? अच्छा, मैं हार्मोन
मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि आवाज का ये ठीक पूछ से रहा नहीं आ रहा। हाँ दीदी हाँ ये हाँ पूछ जिसका हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसका वो बैलेंस कैसे करेंगे? वो जो ना हमारा पिछला सत्र हो गया पीसीओडी वाला, पीसीओएस का, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में हमने बात की थी। तो जी जी, तो इसलिए दीदी उसमें बहुत सारा ये वर्णन हो गया है। हाँ इसलिए आप संक्षिप्त में कुछ अगर बताना चाहें अच्छा तो बता दीजिए हल्का सा। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो गया है उसमें बैलेंस लाने के लिए पहले तो आपका खान पान आप ठीक से करिए, फिर आपका कुछ वर्कआउट होना चाहिए, खासकर कोई भी चलना सिर्फ नहीं चलेगा। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम वॉकिंग करने जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। आप ऐसा करिए जिसमें शरीर में पसीना आए, कुछ भी ऐसा कार्य करिए कि जिससे शरीर में पसीना आए, थोड़ा सा शरीर में एक्टिवनेस बढ़े, ऐसा कुछ करना है। दूसरा कुछ दवाइयां रहती है, जैसे कि कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्या क्या लक्षण है, उस हिसाब से आयुर्वेदिक दवाई का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ऐसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा कौन से किस तरीके के हार्मोन्स रहते हैं। ज्यादा विस्तृत यदि आपको जानना है तो पुराना आप सत्र पीसीओडी वाला हमारा आत्मनिर्भरता की ओर चैनल है, मैं उसका लिंक साझा कर दूंगा, उसमें है, उसमें देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको जानकारी अधूरी अगर लगती है तो आप जो आगे सत्र होगा उसमें फिर आप पूछ पाएंगे, ठीक है। जी जी जी। जी अल्पेश जी आप कृपया माइक अनम्यूट करिए। नमस्कार लोकेश भैया। हाँ, नमस्कार। नमस्कार समा जी। नमस्कार नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया। बस मैडम जी बढ़िया, आप एक बताइए। हाँ जी एक सवाल था कि मेल चाइल्ड के लिए आपका कुछ सलाह। किसी को मान अच्छा लीजिए कि एक लड़कियां ही का बर्थ होता है, तो उसे अच्छा मेल चाइल्ड की अगर झंखना हो तो वो किस तरह से हो। मेरे पास जी काफी साल पहले एक टाइम टेबल आया था, जी वो चाइनीज टाइम टेबल था, लेकिन बाय चांस वो कहीं जी खो गया है। लेकिन उसके अंदर बहुत श्योरिटी था जी। कि ये दिन होता है, ये तारीख होती है, तो मेल चाइल्ड का हाँ वो चांसेस सब ज्यादा हो रहता जाता है मेल चाइल्ड के लिए, लेकिन उसमें क्या है भाई, ज्यादातर ये जो चीज होती है मेल चाइल्ड वाली बहुत कंट्रोवर्शियल है, जी जी और इसके बारे में हम पूरी तरीके से बता नहीं सकते कि इतना इफेक्टिव रहता है या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो उसके बारे में बात करने की ऐसा मतलब उसकी कोई ऐसी रिजल्ट भी चलिए ऐसे देखने को नहीं मिलेगी जिससे हम बता सके कि आप करें या ना करें। तो अल्पेश जी, हाँ उसमें क्या अल्पेश जी, होता है कि, हाँ जी अल्पेश जी बोलिए अभी बोलिए। हाँ जी, अभी बोलिए अल्पेश लोकेश। जी, हाँ अभी अल्पेश जी थोड़ा उसके विषय में अभी एकदम स्पष्ट रूप से चर्चा ठीक नहीं है, और वो क्या है जी कि लोकेश भैया जी। प्रकृति का एक वो है, प्रकृति का एक देन है, और इसमें आप आपकी परिस्थिति कैसी है और आप क्यों उस चीज को चाहते हैं, या समाज में उस चीज की क्या जरूरत है क्या नहीं है, उसमें वैसे शास्त्रों में वर्णन है। कुछ बातें आप मुझसे कर सकते हैं व्यक्तिगत, तो उस पे हम चर्चा कर लेंगे, है ना। ठीक है लोकेश भैया, ठीक है। हाँ, ठीक। जी और कोई प्रश्न है तो हाँ कमल जी। हेलो। हाँ हाँ जी हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी नमस्ते बोलिए। डॉक्टर साहब। नमस्ते, बोलिए बोलिए। कैसे हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ ना थोड़ा वाइट डिस्चार्ज है और स्मेल रहती है। अच्छा, मतलब जो स्मेल आती है वो बहुत गंदी वाली आती है। ज्यादा गंदी तो नहीं है, हाँ थोड़ी आती है। हाँ, तो जो स्मेल आती हो ना, तो उसका मतलब ये है कि आपको इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक करने की जरूरत रहती है। तो अच्छा। बहुत जो कम मात्रा में इन्फेक्शन हो तो ज्यादातर वो जैसे योनि प्रक्षालन होता है। मतलब आप क्या करें, एक टब रहता है, उसमें जो कड़वा नीम रहता है उसकी एक मुट्ठी जितना उसके पत्ते ले लीजिए, उसको एक पतीली पानी भर हाँ जी। उबाल लीजिए, फिर छान के वो गर्म पानी नीम वाला और थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर आप बैठ पाए
इस तरीके का पानी तैयार कर लीजिए। फिर उसमें आपको 10 मिनट तक ठीक है। बैठना है और उस भाग को हाँ जी। साफ करना है। दूसरा पंचवल के करके एक क्वाथ आता है, उसको भी ऐसे उबाल के आप यूज करिए, तो ये बाहर का जो इन्फेक्शन रहेगा, और शुरुआत के स्टेज में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहता है, तो इससे अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आपकी बातों से ऐसा लग आपने रहा है कौन कि इतना इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप कौन सा क्वाथ बोले आपने? पंचवल के क्वाथ करके, मैं लिख देती हूँ चैट में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी, किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, अपने प्रश्न। दीदी और एक मेडिसिन के जो 17 मेडिसिन के पार्ट में आपने एक बताया था फल घृत, तो फल घृत में कौन कौन सा फल की जड़ी बूटी मिलाना होगा? वो ना भैया तैयार मिल जाएगा आपको। ना। आपको आयुर्वेदिक स्टोर और से मिल जाता है? अच्छी कंपनी का जो आप मांगेंगे ना तो वो मिल जाता है, क्योंकि वो बनाने के में बहुत दिक्कत आएगी। दूध बनाने में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी रहती है, उसको पकाना रहता है, उसकी पूरी विधि रहती है, तो विद्याधर आपको जी, तैयारी मार्केट में से मिल जाएगा। विद्याधर जी, आप मुझे वो करिएगा, मैसेज करिएगा, और मेरे संपर्क में कुछ गौशाला वाले हैं भाई। आपका नंबर बता हाँ दीजिए आपका। हाँ हाँ भैया आपका नंबर बता दीजिए। जी जी, मैं बता देता हूँ नंबर, और जो भी कोई भाई नए जुड़े हैं वो कृपया मुझसे जरूर जुड़े रहें। मैं नंबर अपना साझा करता हूँ, ताकि कोई भी बात है तो हम आपस में आगे के हाँ सत्र में भी जुड़े रहें। जी, हाँ। मैंने अपना नंबर साझा कर दिया। तो इसमें कुछ भाई जैसे शतावरी घृत और भी बनाते हैं, और वैद्य जी के एक अनुसरण में हाँ, जो बनाते हैं। वो बहुत अच्छा है। शतावरी घृत भी इसमें बहुत लाभ करेगा। जी 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 अगर शरीर में बहुत सारी गर्मी वगैरह रहती है और पोषण की कमी के कारण कंसीव नहीं हो पा रहा, पीसीओडी में भी शतावरी घृत बहुत अच्छा रहता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जी अगर लोकेश भैया के पास से अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, वो तो बढ़िया रहेगा। जी जी, हमारे भाई हैं सेवा भाभी, वो आपको महाराष्ट्र में कुछ करते हैं, तो मैं उनका संपर्क आपको दे दूंगा। ठीक है जी। जी जी। और किसी भाई का प्रश्न है वो कृपया अपना पूछिए, हैंड रेस करके। कुछ महिलाओं को अगर दिक्कत हो जाती हो तो मेरा नंबर भी लोकेश भाई शेयर कर सकते हो हाँ जी, उनसे, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी कर देता हूँ। दीदी को आप। तो फिर उनको। हाँ हाँ, दीदी को हाँ, आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बाद में मुझे कॉल करके पूछते हैं। हाँ जी, हाँ तो ऐसी चीजें होती है कि ज्यादातर वो फीमेल के साथ बहुत कंफर्टेबली बात कर पाए, ऐसा भी रहता है। तो ऐसा हो तो आप मुझसे कभी भी बात भी कर सकते, कोई भी फीमेल को ऐसा लगे कभी। जी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं साझा कर मैं दूंगा। लिख दूं? अच्छा, ओके, मैं कर ठीक है, दूंगा, नहीं तो मैं लिख देती हूँ तो आप। मैं कर देता जी हूँ। जी। और आप लोगों को किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछिए भैया। जी, मैंने दीदी का नंबर डॉक्टर क्षमा पटेल करके साझा किया है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और ये एक दुर्लभ सत्र है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी समस्या है तो आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं। बहुत ये हम लोगों का सौभाग्य है। हाँ जी, संदीप जी पूछना चाह रहे हैं, संदीप जी पूछिए।
संदीप जी माइक अनम्यूट करिए। लोकेश जी नमस्कार, नमस्कार। और क्षमा दीदी को भी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए बोलिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आपका सेशन मैंने अटेंड किया है, और मैं बस अच्छा। थैंक्स बोलना चाहूंगा। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह के लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ जो कि मतलब बिना किसी भी कॉस्ट के या कोई फीस लिए इस तरह से सेशन का आयोजन करते हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं काफी पिछले 1 हफ्ते से जुड़ा हुआ हूँ लोकेश जी के साथ, और कंटिन्यू अटेंड कर रहा हूँ सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सबके विचार और डॉक्टर मैडम ने इतना अच्छे से जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरे को यही बोलना था। थैंक यू। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद संदीप। रोहित जी कुछ पूछना चाहते हैं, रोहित जी पूछिए। रोहित कुमार जी आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, तो धन्यवाद भाइयों। ये जो हमारे साथ में सेवाभावी जितने भी वैद्य हैं या सेवाभावी हमारे साथ में वक्ता हैं, उन सब का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि और अलग-अलग ग्रुपों में डालना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ने के लिए है, और इसमें आत्मनिर्भरता का एक मुख्य केंद्र करते हुए हम किस प्रकार से संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सकें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोणों से। इसलिए ये आयोजन है, तो इस आयोजन में सभी शामिल हों और सभी इसमें एक दूसरे के साथ प्रचार करें, तो ये बहुत अच्छा कार्य रहेगा और सबके साथ इसको जानकारी मिले। ये आप सबका कार्य है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। इसके लिए हमारी कुछ योजनाएँ भी हैं, उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद भाइयों, अभी मुझे लगता है किसी का प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न है तो अभी भी दीदी साथ में है, तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न, या फिर लिखकर दीदी को साझा कर सकते हैं। जी अल्पेश जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। नहीं लोकेश भाई, मैंने नहीं रेजन अच्छा किया। अच्छा, माइक अनम्यूट हुआ था ना आपका, इसलिए। ठीक है, तो दीदी अभी किसी का प्रश्न नहीं है, किसी का प्रश्न आएगा तो वो फिर वो आपसे पूछ लेंगे। जी 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 जरूर।